फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगर बात की जाए इसके मापने की इकाई की किसे किस में मापा जाता है तो इसे मिलीबार में मापा जाता है। ठीक है, और किस यंत्र से नापा जाता है तो ये है पारद पारद वायु दाब मापी अथवा निर्द्रव्य बैरोमीटर। ठीक है, और जो समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब है वो 1013.2 मिलीबार है। मिलीबार यानी कि मापने की इकाई, वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई। ठीक है, इसके बाद आपको समझना आएगा कि जो ऊंचाई होती है वो वायुमंडलीय दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, और अगर ऊंचाई घटेगी तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पवनें हैं वो कैसे चलती है। तो जो पवनें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती आएंगी। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब जहाँ पर ठंड होती है, अधिक ठंड होती है, और लो प्रेशर जहाँ पर गर्मी होती है। तो ये जो गर्म वायु होगी, यहाँ पर जो गर्म वायु होगी, जब ये ज़्यादा गर्म, जब मान लो कोई ये स्थान है और इस स्थान पर ये कोई स्थान है और इस स्थान पर लो प्रेशर है, यानी यहाँ पर गर्मी आएगी, तो यहाँ की जो वायु है ये ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, और इसका स्थान जो है यहाँ से दूसरी जगह से आई हाई प्रेशर, जहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है वहाँ से जो हाई प्रेशर की वायु है वो आके इसका स्थान ले लेगी। ठीक है, और जो ये यहाँ पर ये लो प्रेशर जो हवा ऊपर उठा, ये ऊपर जाते जाते जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता है, जिसके साथ साथ ये जो गर्म वायु है ये ठंडी वायु में बदल जाती है और ये दोबारा हाई प्रेशर बन जाती है। तो ये प्रक्रम जो है ये चलते रहता है। ठीक है, तो आपको यही समझना आएगा कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं, इस प्रकार पवनें चलती हैं क्षैतिज रूप में। ठीक है, और आपको जैसे आपको ये पता है कि जब ग्रीष्मकाल का मौसम होता है, ग्रीष्मकाल का जो मौसम होता है उसमें जो हमारा भारत का जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग जो होता है वो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। ठीक है, और जो समुद्र होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए जो समुद्र होते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया बना रहता है, और जो स्थल भाग होते हैं वहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बना रहता है। तो जब ये स्थल है जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ की जो वायु है ये ऊपर उठ जाती है, और इस वायु का स्थान ग्रहण करने के लिए यहाँ से हाई प्रेशर की वायु आती है। और ये जो वायु आती है ये जो है दक्षिण, ये आपका आएगा पश्चिमी और ये आपका आएगा दक्षिण। इस प्रकार की जो मानसूनी पवनें आती हैं इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो तापमान बढ़ने से जो वायु दाब है वो घटता है, ये भी इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा तो जो वायु दाब है वो घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायु दाब जो है वो बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दाब प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो दाब प्रवणता है, दाब प्रवणता क्या होता है। तो ये दाब प्रवणता जो है ये बेसिकली ये है कि दो स्थान है, फॉर एग्जांपल ये दो स्थान है। ठीक है, और ये यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है। तो जब पवनें आएंगी, जब ये लो प्रेशर की पवनें आएंगी, यहाँ पर जो गर्म वायु है ये उठकर ऊपर चली जाएगी और हाई प्रेशर इसका स्थान ले लेगी, तो इसी को कहते हैं दाब प्रवणता। और ये जो है जितनी वायु की गति की स्पीड होगी उसकी गति पर निर्भर करती है, वायु की गति और दिशा पर निर्भर करती है कि जितनी अधिक स्पीड होगी उतना ही दाब प्रवणता भी अधिक होगा। ठीक है, अब ये दाब प्रवणता होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है क्षैतिज दाब प्रवणता और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता। ठीक है, और ये क्षैतिज दाब प्रवणता क्या होता है जानते हैं। तो ये जो क्षैतिज दाब प्रवणता होती है ये हमें अधिक महसूस होती है। क्षैतिज मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब जो पवनें होती है वो भी ऐसी ही चलती है, लेफ़्ट टू राइट चलती है, इसलिए हमें ये महसूस होती है। जैसे आपने ग्रीष्म काल में देखा होगा लू जो चलती है वो हमें ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि वो क्षैतिज दाब प्रवणता के कारण चलती है। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करें ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता की, तो ये जो है बिल्कुल लंबवत तरीके से, जब मैंने आपको बताया था ना जो गर्म वायु होती है वो उठ के ऊपर चली जाती है, तो हमें इसका पता चलता है नहीं पता चलता है कि वायु कब गर्म हो गई और कब ऊपर उठ के चली गई। इसका हमें ये कम महसूस होती है। ये कम महसूस क्यों होती है, इसका रीज़न है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसके कारण ये जो पवनें हैं ये हमें कम महसूस होती है। और तो और ये जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है ये कम शक्तिशाली होती है, जबकि क्षैतिज दाब प्रवणता है ये अधिक शक्तिशाली होती है।
इसके बाद मैं आपको बता दूं जो हमारी ये पृथ्वी हैगी, ये हमारी पृथ्वी हैगी, ठीक है। और जो यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर भूमध्य रेखा आएगा, तो भूमध्य रेखा के 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 यहाँ पर कर्क रेखा आएगी, ठीक है। और ये जो है मकर रेखा आएगी, ठीक है। तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच का जो ये स्थान होता है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और जो ये कर्क रेखा के ऊपर का भाग होता है और ये मकर रेखा के इधर का भाग होता है इसे उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है वहाँ पर सूर्य तप जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सूर्य तप कम होने के कारण आपका जो वायु दाब है वो भी कम होता है, ठीक है। यही बात करें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, आप जानते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूर्य तप होता है, इसलिए यहाँ पर जो वायु दाब है वो भी काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल, सूर्य तप जो है सबसे ज़्यादा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल पड़ता है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये समदाब रेखाएं क्या होती हैं। तो समदाब रेखाएं फॉर एग्जांपल कि एक एरिया आएगा, ये एक एरिया आएगा, ये एक एरिया आएगा, तो यहाँ का जो तापमान है ये बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल समान है, सबका तापमान समान है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के स्थानों से अगर हम एक रेखा खींची जाए तो इस प्रकार जो बनी रेखा है इसको हम कहेंगे समदाब रेखाएं, ठीक है। यहीं पर लिखा हुआ है समदाब रेखाओं की डेफिनेशन, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना आएगा। तो आप जानते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा पृथ्वी है ग्लोब, ठीक है। तो ये 0 डिग्री आपको दिख रहा है भूमध्य रेखा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूर्य काफ़ी ज़्यादा अधिक पड़ता है, यहाँ का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर बनता है वो होता है लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ा कम, क्योंकि सूर्य के नतिकोण के कारण यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो इसकी अपेक्षा कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है हाई प्रेशर बना रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पवनें होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर एरो से दिखा रखा है, यहाँ पर जा रही है, ठीक है। और इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर जो है ना लो प्रेशर बना होता है, तो यहाँ से पवनें जो है ऊपर जा रही हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। और सबसे 90 डिग्री पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हाई प्रेशर का एरिया बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ़ जमी होती है, तो यहाँ पर सूर्य की प्रकाश पूर्णतः नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पर जो है हाई प्रेशर बना होता है। और बीच में यहाँ पर ये लो प्रेशर का एरिया था, इसलिए यहाँ से और यहाँ से पवनें इस लो प्रेशर की ओर जाती हैं, ठीक है। ऐसा ही जो है सेम एज इट इज़ दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और इन्हीं को पट्टियों के नाम दे दिए गए जैसे 0 डिग्री भूमध्य विषुवद्वीतीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ऐसे ही नाम दिया हुआ है। अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, तो ये जो पेटियाँ होती है ये स्थिर नहीं होती है, क्योंकि सूर्य तप में भिन्नता के कारण ये स्थिर नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल कि ये जो पेटी है क्या यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर का एरिया बना रहेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये निर्भर करता है सूर्य तप पे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है कितना उस एरिया को मिल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि दूरी के संदर्भ में दाब प्रवणता की दर को ही हम कहते हैं दाब प्रवणता, ठीक है। और ये जो है समदाब रेखाओं के समानुपाती होते हैं, यानी समदाब रेखाएं अधिक होंगी तो जो दाब प्रवणता है वो भी अधिक होगी, अगर समदाब रेखाएं कम होंगी तो दाब प्रवणता भी कम होगी, ठीक है। तो ये जो है पवनों की दिशा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। मैंने बताया था जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं वो इसी के दाब प्रवणता के कारण चलती है, क्योंकि ये उनकी गति पर निर्भर करता है, जितनी अधिक गति होगी उतनी अधिक दाब प्रवणता भी होगी। फिर अगला आएगा घर्षण बल। तो घर्षण बल के बारे में आप जानते हैं कि धरातल पर आपको महसूस होता होगा घर्षण बल, और घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर जो है चल पाते हैं और कोई भी चीज़ जो है रुकती है। धरातल पर अधिक तथा समुद्र तल पर ये कम होता है, घर्षण बल आपको धरातल पर अधिक दिखाई देता है और समुद्र तल पर बहुत ही कम होता है। तो ये समुद्र तल से अगर हम धरातल से बात करें 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है, उसके बाद जो है इसकी मात्रा जो है धीरे धीरे घटती जाती है और ये पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके बाद है हमारा कैरियोलिस बल। कैरियोलिस बल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से पृथ्वी जब घूमती है तो उसके कारण क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है जिसे कैरियोलस बल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है दाब प्रवणता
और इस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है वो अपनी मूल दिशा से राइट साइड, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैंगी ये इससे यहाँ पे गलत बन गया आएगा, ये जो पवनें होती हैंगी ये उत्तरी गोलार्ध में, ये इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो पवनें जो होती है ये उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये इसका राइट साइड होगा, अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो ये इसका राइट साइड होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है लेफ्ट साइड, ठीक है, प्रवाहित होती है। यही कारण है कि विश्वविद्युत के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पवनें हैं, ये जो पवनें हैंगी इसी एरिया को, ये जो ये पवनें आपको दिखाई दे रहेंगी, ये जैसे मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में बताया था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बना होता है और इसके नीचे नीचे जो हाई प्रेशर और हाई प्रेशर का एरिया बना हुआ है। तो पवनें जो है इस साइड आती हैंगी, लेकिन ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आती हैंगी, ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं और राइट साइड मुड़ जाती हैगी, और दक्षिण गोलार्ध में इस साइड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो इस प्रकार की पवनों को जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैंगे, ठीक है। इन्हीं पवनों को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैंगे, जो प्राचीन समय में इन पवनों का इस्तेमाल करके ही व्यापार किया जाता था, ठीक है। और इनके बीच के जो एरिया आएगा उसको कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जो हाई प्रेशर बना होता है और यहाँ पर भी हाई होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो कैरियोलिस बल है उसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें होती है वो अपने मूल दिशा से राइट साइड और दक्षिण गोलार्ध में अपने मूल दिशा से लेफ्ट साइड प्रवाहित होती हैंगी, और इसीलिए जो है उष्णकटिबंधीय ये बीच का एरिया जो है यहाँ पर चक्रवात नहीं बनते हैंगे, ठीक है। इसके बाद आपको समझना आएगा कि पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण से मुक्त हो जाती हैंगी। मैंने बताया था जो घर्षण बल का प्रभाव होता है वो 1 से 3 किलोमीटर तक ही रहता है, उसके बाद इसकी जो प्रभाव होता है वो कम होने लगता है। तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाते हैंगे तो घर्षण बल जो है मुक्त होता जाता है, ठीक है। और इस प्रकार जो दाब प्रवणता है और कैरियोलस बल ही इस पर नियंत्रित होता है इन पवनों पर, ठीक है। जब समदाब रेखाएं जब समदाब रेखाएं जो है वो सीधी होती है और घर्षण बल का प्रभाव नहीं होता है, तो दाब प्रवणता कैरियोलस बल से संतुलित हो जाती हैगी, और इससे क्या होता है जो पवनें होती हैंगी वो समदाब रेखाओं के बिल्कुल समानांतर बहने लगती हैंगी, और इन पवनों को भू विक्षेपित पवनें कहते हैंगे, ठीक है। भू विक्षेपित पवनें क्या होती हैंगी, जब हम पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैंगे तो इससे क्या होता है जो घर्षण बल होता है वो मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार जो हमारे 2 बल बचते हैंगे, एक तो होता है दाब प्रवणता और एक कैरियोलिस बल, यही जो है इन पवनों को नियंत्रित करती हैगी। और जब समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैंगी, समदाब रेखाएं बिल्कुल, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, ये जो P हैगा, ये P जो है ये क्षैतिज दाब प्रवणता हैगी, और ये C हैगा ये हैगा कैरियोलिस बल, ठीक है। और ये जो V दिखाई दे रहा है ये आपका हैगा भू विक्षेपित पवनें, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा हैगा कि ये जो लाइन दिख रही है ये हैगी हमारी समदाब रेखाएं, ठीक है। जब धरातल से हम 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो घर्षण बल से ये मुक्त हो जाती हैं ये पवनें, और ओनली कैरियोलिस बल और जो दाब प्रवणता हैगी वहीं इस पे नियंत्रित करती हैगी। और जब समदाब रेखाएं बिल्कुल समानांतर होती हैगी तो ये पवनें जो होती हैगी तो कैरियोलिस बल और घर्षण का प्रभाव नहीं होता है तो कैरियोलिस बल से संतुलित हो जाती हैगी, और जो ये बिल्कुल आपको सीधी सीधी लकीर दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, समदाब रेखाएं दिख रही हैंगी, तो ये जो भू विक्षेपित पवनें होती हैंगी ये इनके बिल्कुल समानांतर बहने लगती हैगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ये जो V हैगा यानी कि V4 भू विक्षेपित पवनें, ठीक है, ये जो है बिल्कुल समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगी हैगी, ठीक है। तो यही था भू विक्षेपित पवनें। अब उसके बाद हम समझेंगे कि चक्रवात के बारे में। जो चक्रवात होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चक्रवात परिसंचरण के बारे में समझेंगे और एक प्रति चक्रवात परिसंचरण के बारे में समझेंगे हम। तो चक्रवात परिसंचरण क्या होता है, तो चक्रवात परिसंचरण बेसिकली क्या होता है कि लो प्रेशर कोई एरिया आएगा, ठीक है, उसके चारों ओर जो हाई प्रेशर जो इसके चारों ओर घूमता है, परिक्रमण करता है, तो उस प्रकार बने चक्रवात को हम चक्रवात परिसंचरण कहेंगे, ठीक है। और इसके विपरीत प्रति चक्रवात क्या होता है, जो हाई प्रेशर के चारों ओर जो पवनें परिक्रमित करती हैंगी, तो इस प्रकार की चक्रवात को हम
प्रति चक्रवात कहते हैं, ठीक है। और ये जो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज बहती हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है कि घड़ी की दिशा के विपरीत जो घड़ी होती है वो इस साइड ऐसे करके जाती है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में ये बिल्कुल उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज यानी पहले इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे करके, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल ऐसे इस तरीके से पौने चक्रवात जो है उस इस तरह से आते हैं, अभी दक्षिण गोलार्ध में बिल्कुल क्लॉकवाइज आते हैं, ठीक है। और प्रति चक्रवात बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में जो है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको यही समझना था बस। अगर इनका अंतर आता है तो आप अंतर आसानी से बता दोगे। उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा कि अपसरण और अभिसरण, ये क्या होता है। तो देखो, तो जो अभिसरण निम्न जो अभिसरण होते हैं जहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बना होता है, तो ये जो लो प्रेशर का एरिया यानी कि गर्म वायु जब ये ऊपर उठती हैगी तो ये जैसे जैसे ऊपर जाती हैगी तो ये ठंडी होती जाती हैगी, ठीक है। और इस प्रकार ये ऊपर चली जाती हैगी, तो ये जो क्षेत्र बनता है ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है ऊपर चले जाता है। और इस कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपसरण, ठीक है। और इसके उल्टा जब हाई प्रेशर यहाँ पर कहीं बना होता है तो ये जो है जहाँ पर जब ये जो ये लो प्रेशर का एरिया था जब ये पौने ऊपर उठ गई तो ये जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद ये हाई प्रेशर का रूप ले लेती है, फिर दोबारा नीचे आती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अभिसरण उच्च। इसके बाद आएगा वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। तो भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः इन बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? तो वायुमंडलीय ताप पर अक्षांशीय भिन्नता, ये आपको पता है। अक्षांशीय भिन्नता, अक्षांश जितना अक्षांश से दूरी जाने पर जो है जो ताप हैगा वो कम होने लगता हैगा, ठीक है। और वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, मैंने बताया था वायुदाब पेटियाँ कि शुरुआत में लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ठीक है। यही सब इन सबको ये प्रभावित करता हैगा। फिर अगला हैगा वायुदाब पेटियों का सौर विकिरणों के साथ विस्थापन, ठीक है। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण कि किन किन जगहों पे महासागर है उनका भी वितरण प्रभावित करता हैगा। कि जो महासागर होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, सॉरी धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, क्योंकि जो स्थलीय भाग होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता हैगा, ठीक है। तो यही हैगा। और पृथ्वी का घूर्णन भी एक इसका कारण हैगा, इन बातों पर ये निर्भर करता हैगा। तो वायुमंडलीय पवनों के प्रभाव प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता हैगा। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता हैगा और जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता हैगा, ठीक है। फिर आपको मैंने बता दिया ITCZ के बारे में। ITCZ की फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। जो हाई प्रेशर का एरिया था यहाँ पर और यहाँ पर, और बीच में जो लो प्रेशर का एरिया था, इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता है इसे ITCZ कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो पवने बह रहेंगे इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। और ऐसे ही जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने बह रहेंगे इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री नीचे होती हैं, बहती हैं, ठीक है। और इन्हें जो है ना ITCZ को जो है शांत पेटी भी कहा जाता हैगा। यहाँ पर जो 36 पवनों का अभाव होता हैगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे इस डायग्राम को। हालांकि तो अब आप इस डायग्राम को देखिए तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो है ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन आएंगी। आप जानते हैं यहाँ पर जो है हाई प्रेशर बना होता है और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर लो प्रेशर बना होता है। तो पवने जो है कुछ इस तरह से चलती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवने जो है अपने मूल दिशा से राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से लेफ्ट साइड मुड़ जाती होंगी। तो आपको ये मुड़ती हुई पवने दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। और इनके बीच का जो ये एरिया हैगा, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं ITCZ, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पवने होती हैं, ये गर्म पवने होती हैं, ये ऊपर उठ जाती हैं और 30 डिग्री पे जाके ये जो है ठंडी पड़ जाती हैं और फिर ये नीचे उतर जाती हैं। तो इस प्रकार इनका ये जो है ऐसा क्रम जो है चलता रहता है। और इसी को कहते हैं, और जो इस क्रम को हम कहते हैं हेडले कोस्ट कहते हैं, हेडले सेल कहते हैं इसे, ठीक है। और फिर यहीं पवने जो यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ हैगा और जो 60 डिग्री हैगा 60 डिग्री पर लो प्रेशर बना हुआ हैगा। तो पवने जो है दोबारा से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी, ठीक है।
और इधर के जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो चक्र चलता है इसे कहते हैं हम फेरल कोस्ट, फेरल सेल। ठीक है, तो आपको यही समझना था। ठीक है, और ये जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो पवनें बहती हैंगी उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। ऐसी सेम दक्षिण गोलार्ध में भी होता है। और फिर आप जानते हैं ये 90 डिग्री पर ये ध्रुवीय कोस्ट मिलता है आपको। 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आपको ध्रुवीय कोस्ट मिलता है, ध्रुवीय सेल मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।